हेलो एवरीवन, जागरूक आवाज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रविराज। हम शुरुआत करने जा रहे हैं डिस्कशन ऑफ फिजिक्स। स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चंस विच आर टुवर्ड्स एंड ऑफ ईच चैप्टर इन योर एनसीईआरटी बुक। सो भाई, सबसे पहले न्यूमेरिकल से शुरुआत करेंगे। ऐसा क्यों सर? तो देखो बच्चा, when it comes to theory, students find their way easily how to write theory, and there are multiple ways. They read themselves, they sit it through classes, they look for concepts here and there, and they educate themselves. रट्टा कर लिया, किसी से सीख लिया, सीधा सीधा कैसे पॉइंट्स लिखने हैं एकदम बराबर लिख लिया। ठीक है, तो थ्योरी लिखने के मामले में बच्चे कहीं हद तक आगे हैं, लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्विंग की बात आती है, ओ हो टेरर है उसका बच्चों के अंदर। तो शुरुआत करने जा रहे हैं हम डिस्कशन ऑफ अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स। तो इस अनाउंसमेंट के साथ मैं अपने कुछ डिस्कशन की दायरा, जो बाउंड्रीज है, वो डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। मैं इन सेशंस में आपको एजुकेट करूंगा, या तो आपको कंफर्टेबल बनाऊंगा कि आप क्वेश्चन को रीड करके किस तरह से डेटा कलेक्ट करेंगे, उस डेटा को किस तरह से प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस डेटा करने के बाद कौन सा इक्वेशन लगाओगे वो सोचोगे, और इक्वेशन लगा के डायरेक्ट आंसर तक कैसे पहुंचोगे। इतने पॉइंट्स को हम कवर करेंगे इन सेशंस के द्वारा। मैं आपको हालांकि बहुत डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा कि थियरी लिखनी कैसे है, क्योंकि टाइम बाउंड्स रहते हैं। ठीक है, उसके लिए अलग सेशन करेंगे कभी। तो इन सेशंस में मैं आपको थ्योरी डिटेल में कैसे लिखनी है वो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उन थियरी को उतने हद तक डिस्कस करेंगे ताकि वो कहना क्या चाहता है, वो कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाह रहा है, वो समझेंगे, एंड विच कैन हेल्प अस ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम इन इट्स अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाट द एजेंडा ऑफ द सेशंस। तो भाई देर किस बात की, शुरुआत करते हैं, फटाफट शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम नंबर 1 के साथ। आज के सेशन में, एक सेशन में, हर एक सेशन ब्रेक किया गया है। आज के सेशन में हम पहले 5 प्रॉब्लम करेंगे जो ज़्यादातर एक ही कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द है। तो हम डिस्कशन शुरुआत करते हैं। आ जाओ भाई। शुरुआत करने से पहले, जैसे कि मैंने बताया कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक टॉपिक को समझ के उसको अप्लाई किया जा सकता है न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए। सबसे पहला बात आती है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है? सबसे पहले कूलम्स लॉ करता क्या है सर? कूलम्स लॉ गिव्स एक्सप्लेन नेचुरली एक्टिंग फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। सबसे पहले ये क्या एक्सप्लेन करता है वो लिख दिया। ये क्या बताता है? फोर्स। इस फोर्स को क्या बोलते हैं सर? इस फोर्स का नाम भी तो है, इस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, now that electrostatic force, the law states that the electrostatic force acting between 2 point charges is directly proportional to multiplication of magnitude of each charge possessed by each charge particles, and also it is inversely proportional to square of the distance among them. सो भाई, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच के अंतर के स्क्वायर के। ठीक है, तो यहां से हम इक्वेशन फॉर्म लिख सकते हैं, फोर्स का इक्वेशन फॉर्म लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सर ये मैग्नीट्यूड क्या है, मॉड क्या है? मॉड बेटा, मॉड इसीलिए है mod of Q because charge can be positive और नेगेटिव। या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या तो जीरो चार्ज हो सकता है। इसके अलावा चार्ज नहीं हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव या तो जीरो। ठीक है,
तो मॉड लेने का क्या मतलब है, यहां पर बेटा हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम चार्जेस का भी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। जहां तक फोर्स की बात है तो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी ऑफ टू टाइप। एक आ जाता है अट्रैक्टिव, दूसरा आ जाता है रिपल्सिव। सो फोर्स दो टाइप के अपने क्लास में देख लो, अपनी अब जो क्लास में पढ़ रहे हो उसमें देख लो, एग्जाम्पल मिल जाएंगे। दो लोग होंगे जो जिनके बीच में अट्रैक्शन होगा, जिनके बीच में अट्रैक्शन है ना, वो लोग कभी भी एक दूसरे जैसे नहीं हो सकते। कुदरत का नियम है, एक दूसरे से स्वभाव से व्यवहार से एक दूसरे जैसे नहीं हो सकते जिनके बीच में अट्रैक्शन है। अपोजिट पोल अट्रैक्ट कहावत भी है कि नहीं। सो उसी कहावत के तहत इस्तेमाल करेंगे, यहां थियरी में आ जाओ भाई। अट्रैक्टिव फोर्स कब हो सकता है, बिटवीन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अनलाइक चार्जेस। रिपल्सिव फोर्स कब हो सकता है, जब दोनों एक जैसे है। देखो जो लोग भिड़ते हैं ना, वो एक दूसरे के जैसे ही होते हैं। अगर आपका दुश्मन है ना तो कंसीडर करो वो आपके जैसा ही है। दो लोग जो अपने जैसे हैं, एक दूसरे के जैसे, वही भिड़ते हैं। सो रिपल्सिव फोर्स बिटवीन लाइक चार्जेस। सो दो तरह के फोर्स हैं, अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। इसको सिंप्लीफाई तरीके से अगर मैं बता दूं तो बेटा देख लो, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्जन, तो उसको सामने रख देता हूं मैं थोड़ी, क्योंकि अब टेबल बनाया ही है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सिव, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सिव, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। क्लियर है। सो फोर्स की बात हो गई। सर अब थोड़ा सा के बारे में बता दो, के क्या है। सो के कांस्टेंट है। के क्या है, के इज कांस्टेंट। कांस्टेंट है लेकिन यूनिट के साथ, यूनिटलेस नहीं है। के का यूनिट कैसे पता करेंगे, जल्दी से देख लो। के का यूनिट कैसे पता करेंगे, तो देखो सर, फोर्स तो आ गया न्यूटन में हमेशा होता है, Q1 कूलम में होता है, Q2 भी कूलम में होगा, R स्क्वायर होगा मीटर स्क्वायर में। तो यहां से यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो आप, न्यूटन इंटू मीटर, मीटर कूलम स्क्वायर कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू मैं बताता हूं थोड़ी देर में। इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर है, ये के का यूनिट है। अब के इक्वेशन, फंडामेंटल इक्वेशन देखे तो सर के का इक्वेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट नया घुसेड़ दिया सर आपने। बेटा ये उसका फंडामेंटल इक्वेशन है जो न्यूटन ने डिराइव किया था एक्सपेरिमेंटली। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां पर देखने जाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, पहले तो एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ एयर, जिसकी वैल्यू फिक्स है 8.875 10⁻⁻12। और डेफिनेटली इसका यूनिट होगा इनवर्स ऑफ के। इसका यूनिट होगा इनवर्स ऑफ के, है कि नहीं, मानते हो कि नहीं। चलो फटाफट, ठीक है। अगर ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे के इक्वेशन में, विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैलकुलेटर साथ में लेके बैठे हो कि नहीं बैठे हो। If we substitute this value, we will get K as 8.987 into 10⁻⁻9 यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जिसको बेटा हम अप्रोक्सीमेट करते हैं, 9 into 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये है के की वैल्यू। सर ये सब याद रखना है, हाँ, विदाउट एनी डाउट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, के की वैल्यू, के का यूनिट, ये याद रखना है डेफिनेटली। एफ का इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ के क्यू आर।
स्क्वायर। ये नॉन स्केलर इक्वेशन है बेटा, यहाँ जियोमेट्री की बात नहीं हो रही है, जियोमेट्री की बात होगी तब मैं वो बताऊंगा। यहाँ पर आज के सेशन के लिए नॉन स्केलर इनफ है, ठीक है। चलो, तो ये बात हो गई हमारे कूलम्स लॉ की। यहाँ पर आप फूड फॉर थॉट इज हियर। आपने सर बोला दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव बोला, रिपल्सिव बोला, सब कुछ बताया, लेकिन सर ये फोर्स क्यों लगेगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर थ्योरी क्लास होती तो मैं पूरा डिटेल में समझाता, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप सोचो, अगर आपको मज़ा आ रहा है नीचे कमेंट में डाल दो, पूछो, डिस्कशन करो। जितने ज़्यादा कमेंट आ गए तो देखते हैं, थ्योरी में भी समझाऊंगा। सवाल है दोनों के बीच में फोर्स क्यों लगता है। बेटा ये सवाल का जवाब अगर आपने ढूंढ लिया ना, मुझे पक्का यकीन है आप ढूंढ लोगे, लेकिन अगर ढूंढ लिया तो उस प्रोसेस में आप इतने सारे कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना, ये पूरे चैप्टर में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये फोर्स न्यूटन, एक तो मैंने न्यूटन बोल दिया, कूलम्स लॉ, कूलम लॉ, न्यूटन लॉ काफी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जो मैं बताऊंगा। एक क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। सो कूलम्स लॉ के मुताबिक फोर्स लगेगा। मैं पूछ रहा हूं क्यों लगेगा, इसका जवाब खोज लो। जवाब ढूंढ लिया तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन तो मतलब क्या ही किया जाए इसका। क्या पूछ रहा है देखो। सबसे पहले टेक्निक, रीड द क्वेश्चन, कलेक्ट द डेटा। डेटा कलेक्शन के टाइम सोचना नहीं है कौन सा इक्वेशन लगेगा, नो, जल्दी नहीं करनी है, ठीक है, जल्दी नहीं करनी है। क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ो, डेटा कलेक्ट करो। देखो स्क्रीन पर कैसे। सो व्हाट इज फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज, एक भी वर्ड छोड़ना नहीं है। फोर्स पूछा है, टू स्मॉल चार्ज स्फीयर, चार्ज स्फीयर। तो ये जब इस तरह का होता है ना, तो आप सबसे पहले क्या करो, एक फिगर ही बना लो, एक फिगर बना लो। कौन सी फिगर, कोई हीरोइन वाली फिगर नहीं बेटा, डायग्राम बना लो। डायग्राम में दो पार्टिकल दिए हैं जो चार्ज है, ये पहला स्टेटमेंट। चार्जेस दे दिए हैं, Q1 सर Q1 का वैल्यू दे दिया है, मैं लिख रहा हूँ देखो, Q1 का वैल्यू दे दिया है 2 × 10⁻⁷ कूलम। Q2 का वैल्यू दे दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलम। ओके, प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। ओके, तो पहले डायग्राम में कंप्लीट करो। और R दे दिया है 30 सेंटीमीटर, R दे दिया है 30 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर को सर हम थोड़ी ना यूज़ करेंगे, हमें 30 मीटर चाहिए होगा, तो 30 × 10⁻⁻² मीटर। हमेशा ऐसा यूनिट में काम करना है। फोर्स पूछना है, तो ये डेटा कलेक्शन हो गया, ठीक है। प्रोसेसिंग भी हो गया, मैंने एक स्टेप बता दिया आपको कि पहले सारे यूनिट को कन्वर्ट कर लो। ये डेटा प्रोसेसिंग हो गया, मैं लिख देता हूं, दिस इज डेटा कलेक्शन। देखो ये जितना बारीकी से करोगे ना, उतना ही आसान हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। ये डेटा कलेक्शन जितना डिटेल में किया ना, उतना अच्छा है। एक मैप बना लिया आपने, फिगर डायग्राम बना के, ठीक है। डेटा कलेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट, डेटा कलेक्शन के बाद आता है डेटा प्रोसेसिंग। सर डेटा प्रोसेसिंग में क्या करेंगे बेटा, डेटा प्रोसेसिंग में क्या है, जो डेटा मिला है उसको यूज करके सोचो, कनेक्ट करो कि जो क्वेश्चन पूछा है वो किस तरह से अचीव करेंगे ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर फोर्स पूछा है, पहला क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन दे दिया है सर, यहाँ पर हम डायरेक्ट कूलम्स लॉ लगा के आंसर ढूंढ सकते हैं। ये डेटा प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है। लास्ट स्टेप होता है कैलकुलेशन में बहुत गड़बड़ी होती है, तो हल्के में मत लेना उसको, कैलकुलेशन। यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग बहुत आसान था इस क्वेश्चन के लिए। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। आ जाओ बेटा, आ जाओ। तो कैलकुलेशन में फोर्स का वैल्यू रखना है सर, के का वैल्यू तो आपने बता दिया 9 × 10⁻⁹। यहाँ यूनिट नहीं रखोगे चलेगा, क्योंकि न्यूटन में आना है आंसर। Q1, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 2 × 10⁻⁷, मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 3 × 10⁻⁷, अपॉन R² 30 × 10⁻⁻² का स्क्वायर भूलना नहीं है।
सो बेटा इस क्वेश्चन में आपका आंसर कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेटर लेके बैठे होंगे, चालू करो कैलकुलेशन। 7 7, तो देखो ये पहले 2 रह गया, -5 और ऊपर से ये 4 आ रहा है, ऊपर से ये 4 आ रहा है। सो देखो और 4 ये भी तो है, 2 और 2 4, 30। ओके, सो आई थिंक दिस इज 6 into 10 power -3 Newton. This is the force we are getting as an answer in question number 1. Clear है? What type of this force will be? उसके साथ आपका आंसर कंप्लीट होगा। अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? आंसर इज रिपल्सिव फोर्स। क्यों? बिकॉज बोथ चार्जेस आर not unlike, like charges, like या same प्लस पॉजिटिव देखो पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस दिए हुए हैं, एंड दैट्स योर आंसर। ओके, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यही क्वेश्चन सेम आने वाला है ऐसा नहीं है बेटा, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। प्रॉब्लम नंबर 2, ध्यान से पढ़ो। तो सबसे पहले डेटा कलेक्शन, चलो आ जाओ स्टेप नंबर 1, सर आपने अच्छे से समझाया है, हम शुरुआत करेंगे डेटा कलेक्शन। सो क्वेश्चन पढ़ना है पूरा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, सो ये एक स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम। स्टेटमेंट इज स्टार्टिंग विथ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल, सो statement is starting with force, they are talking about force, but the data first given is charge of that particular sphere due to another small sphere. So see, there is still no sign of force. दूसरे sphere का charge भी दे रखा है microcoulomb. Okay, so these are two charges given of sphere, and it is given that force on 1 due to 2 is 0.2 Newton, and they are in air. That is also important. Because if they are in air, then only we can use k equal to 9 10 power 9. Otherwise k value will change. Okay, come back here. So this is what data given. Now question. अब क्वेश्चन समझो, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। डेटा कलेक्शन हो गया? नहीं सर, अभी एक बार डायग्राम बना लेते हैं। चलो डायग्राम बना लेते हैं। सो 2 स्फीयर है, दोनों के बीच का अंतर दिया नहीं है सर, कुछ तो उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन होना चाहिए। ये स्फीयर 1 है, ये स्फीयर 2 है, और बिकॉज दे आर ऑफ अपोजिट नेचर एज फार एज चार्ज इज कंसर्न, देयर विल बी अट्रैक्टिव फोर्स, एंड दिस फोर्स इज F12. Okay, because that's what statement is given. Clear? Chalo, what is the question? They are asking is, what is the distance between two spheres? That's what, right? This is not given. Next question, read that, then we will process. Solution अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो पढ़ना ही शुरू हो रहा है। What is the force on second sphere due to the first? What is the force on second sphere due to the first? See, F12 is given. They are asking what will be F21. F21 is, मैं फिगर में डायग्राम में बता रहा हूं, देखो F21 is the force acting on 2 due to 1. Alright, this is the question. ये हमने पढ़ा। डेटा कलेक्शन हो गया, अब इसको प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले एक ही बारी डिस्टेंस बिटवीन आर, अगेन न्यूटन्स लॉ, Newton's force equation will come to rescue. K Q1 Q2 upon R square. Here only R is unknown, so R को एक तरफ लेके जाओ. K Q1 Q2. This is actually cross multiplication happening. Okay. Put all values. K. What is K? K is 9 into 10 power 9 for air as a medium. Mod Q1 0.4 and micro is 10 power minus 6. Minus 0.8 mod will take care of that minus.
these are charges. And what is force acting? 0.2 Newton. And all are in good units. Whatever answer of this we will get, that will be in, सोचो ये आंसर किस में आएगा? मीटर में आएगा? नो, मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि आर स्क्वायर है. हियर देयर इज आर स्क्वायर, सो मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा. क्लियर है? क्या आंसर आ रहा है? कैलकुलेट करो बेटा, कैलकुलेट, टेक सम टाइम, कैलकुलेट करो. वीडियो पॉज करके ही चाहे कैलकुलेट कर लो, लेकिन कैलकुलेट करो क्या आंसर आ रहा है. It is 144 into 10 power minus 4 meter square. And therefore, take a square root. The final blow, 10 power minus 2 meter, r meter. And therefore, answer is 0.12 meter. And that is what we are looking for here. Clear? कोई दिक्कत है तो कमेंट में आ जाओ. आगे बढ़ते, आ जाओ. Now next part, B. What it is saying? What B has to say? What B is saying? Let's discuss. What is the force on second sphere due to the first one? So in the diagram, now let's extend the rule or law of Newton, not Newton. कूलम. ये बता रहा है कि F12 यहां लग रहा है, एंड दे आर आस्किंग व्हाट विल बी F21. नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, both particles will apply this force on each other with equal amount. अगर if there is attractive force, both will attract with each other with same force. If it's repulsive force, both will repel each other with same force. This goes similar to what we have studied for Newton's law. इसीलिए मेरे मुंह से न्यूटन और कूलम बार बार निकल रहा है. समझ आ गया? न्यूटन लॉ में भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात होती है, तो यही होता है कि दो मास वाले ऑब्जेक्ट है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ग्रेविटेशनल फोर्स में रिपल्सिव फोर्स कॉन्सेप्ट नहीं है. एप्पल गिरेगा तो एप्पल गिरेगा सर पे, उड़ेगा नहीं. रिपल्सिव नहीं हो सकता, चार्ज में हो सकता है. ठीक है, लेकिन फोर्स तो दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर लगाएगा. सेम कॉन्सेप्ट गोज हियर, एंड दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी गिवन, एंड दैट इज it is attractive force. Is it mentioned in the question? No, it is not mentioned that what kind of force is acting, but it is attractive force. Why attractive force? Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है. पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन, और ये अट्रैक्शन दोनों की तरफ से लगेगा एक समान. क्लियर है भाई? चलो, सो we have answered the B as well. Let's move forward for question number 3. Same process. Read the question, collect the data. Check the ratio. This is what I was looking for. इसी का तो वेट कर रहा था मैं. Check the ratio K square G ME MP. पहले तो देखो ये रेशियो डायमेंशनलेस है कि नहीं. is dimensionless. सर ये डायमेंशनलेस बोले तो बेटा M0 L0 T0 A0 ऐसा आ रहा है क्या? ऐसा आ रहा है क्या? वो चेक करना है. देखते हैं. Look up the table of physical constants and determine value of this ratio. Value of this ratio. All are constants. I'm going to discuss that. I'm going to come to that point. All are constants. Okay. And final blow. What does the ratio signify? Beautiful. See, क्वेश्चन जब आता है ना, ये क्वेश्चन, ये लास्ट पॉइंट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ऊपर तो आपने नंबर डाल के सब निकाल लिया, चलो ठीक है, लेकिन वो बताना क्या चाहता है एक बार समझ लिया ना, तो पूरी चैप्टर में कंसिस्टेंसी रहेगी, पूरे चैप्टर में कंसिस्टेंसी रहेगी. जैसे कि वो बोला ना मैंने कि फोर्स है, वो इक्वेशन से मिल जाएगा. क्यों है वो ढूंढो. अगर वो ढूंढ लिया, पूरे कॉन्सेप्ट्स एकदम हवा की तरह बहेंगे.
चलो आ जाओ. What does the ratio signify? ओके चलो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ और कुछ डेटा दिया नहीं है. सो देखो इसीलिए मैं बोल रहा था कांस्टेंट के वैल्यूज याद रखने होते हैं. ये सारे के सारे कांस्टेंट्स है, सारे के सारे कांस्टेंट है, तो उनको याद रखना पड़ेगा. आ जाओ सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं. सो सबसे पहले तो डायमेंशन ले सके नहीं वो चेक कर लेते हैं. सो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी. यहाँ पर के जो है ना, के का यूनिट हमने देख लिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. और ई है, ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज कूलम स्क्वायर डेफिनेटली. जी है, जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हियर. जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर kg रेज टू -2. एम पी एम ई kg. ये मैं बता देता हूँ बेटा, साइड में देख लो, साइड में फोकस करो, थोड़ा कैमरामैन फोकस करो साइड में. क्या क्या है के यहाँ पर, के क्या है सर? के है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 9 × 10⁹. यूनिट के साथ आना चाहिए हमेशा. यूनिट लिखे बिना अगर आपने छोड़ दिया तो हाथ कतराना चाहिए. नो, यूनिट के साथ ही लिखना है. जितना अच्छे से लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, मज़ा आएगा, मज़ा. ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. E is charge of electron and value of E is 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. उसके बाद क्या दिया है सर? जी है ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट. ग्रेविटेशन जो न्यूटन के इक्वेशन में आता है, फोर्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है कुछ 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2. न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2. एम ई और एम पी क्या है? थोड़ा सा मैं चीटिंग कर रहा हूँ, साइड में जा रहा हूँ. एम ई इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस वैल्यू. Also MP is mass of proton and they both have fixed value. Mass of electron is 9.1 10⁻31 kg and mass of proton मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ 1.66 × 10⁻27 kg. These are constants. All right. kg सारे units, all units. Now let's come back to the question. So check if it's unitless. I can say that it is unitless. I can see that it is unitless. Sir, how come? Prove that. So देखो, कूलम स्क्वायर कैंसिल हो सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में है. दिस इज पर kg स्क्वायर कैंसिल हो सकता है. नाउ न्यूमरेटर हैज न्यूटन मीटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर हैज न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड दैट्स व्हाई इट इज यूनिटलेस. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का यूनिट सेम है तो ये रेशियो हो गया यूनिटलेस एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज MLT000 यूनिटलेस. सो फर्स्ट सॉल्व. सेकंड क्या है? वैल्यू ऑफ दिस रेशियो. ओके, not a big deal. We have already written all values. Value of this ratio. This is mechanical work or rather mathematical work. कैलकुलेशन करना है बेटा, कैलकुलेटर में ठीक से कैलकुलेशन करो. 1.6 10⁻⁻19 का स्क्वायर है वहाँ पे, ध्यान में रखना. G है 6.67 × 10⁻11. ME है 9.1 × 10⁻31. MP है 1.66 × 10⁻27. तो ये कथा ही तो चल रही है, कथा के फ्लो में जा रहे क्योंकि कथा ही तो चल रही है. ठीक है, चलो मज़े लो यार, मज़े करो, स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस नहीं लेना है. आ जाओ. सो इसकी वैल्यू क्या होगी मुझे कैलकुलेट करके बताओ. टेक अ गुड टाइम एंड गिव मी द आंसर. चाहे तो वीडियो पॉज कर लो. इसकी आंसर कैलकुलेट करके बताओ. आंसर इज
2.29 इंटू 10⁻39 एंड ऑफ कोर्स इट्स ए यूनिट लिस्ट। लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूनिट नहीं है। सो नहीं लिखा मतलब यूनिट नहीं है। अगर आपने डिस्टेंस को बिना यूनिट के लिखा तो गलत, समझ गए? दिस इज यूनिटलेस। नाउ last statement, what does it signify? Now dear friends, if you look closely, we know that electrostatic force, Newton's equation क्या है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दूसरा हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर मैं Fg रख देता हूं एक बार के लिए, दैट इज G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। देखो थोड़ा ध्यान से, इक्वेशन सिमिलर फॉर्म के हैं और कॉन्सेप्ट भी कई हद तक सिमिलर है कि फोर्स लगेगा, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, फलाना ढिमकाना। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव, मास का पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल पुल में। ऑलराइट, नाउ इफ आई टेक रेशियो ऑफ दिस टू, now if I take ratio of this two where Q1 is electron charge, मतलब मैं यहां पर क्या कंसीडर कर रहा हूं? मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर एक दूसरे से r डिस्टेंस के दूरी पर है तो इन दोनों के बीच में क्या फोर्स लगेगा? तो दो तरह के फोर्स लगेंगे सर, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। उनका अगर रेशियो लेंगे तो हमें जो एग्जैक्ट ऊपर मिला है वो मिल जाएगा। तो देखो, सो इन दोनों का अगर रेशियो लूंगा तो मुझे मिलेगा k² अपॉन G MEmP एंड दिस इज ratio of electrostatic force to gravitational force acting between electron and proton। देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के ऊपर चार्ज ई होता है, एक पे माइनस एक पे प्लस ई। तो इक्वेशन में रखेंगे तो E² बन जाएगा एंड दैट्स वाई। अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है उसको थोड़ा सा कनेक्ट कर लेते हैं। जल्दी से आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ जमूरे आ जाओ। वैल्यू है 2.29 10⁻39। ओ, सो इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is equals to 2.29 10⁻39 times gravitational force। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। ये कंक्लूजन क्या बोल रहा है? दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो बहुत ही ज्यादा होगा विथ कंपेयर टू द फोर्स बिटवीन विथ कंपेयर टू द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्ट्रांग होगा। कितना? ऑलमोस्ट 10⁻39 बहुत ज्यादा। समझ आ गया? तो ये पूरा क्वेश्चन नंबर 1.3, इसका कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, जेई वगैरह में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 1.4, क्विकली, कम ऑन विदाउट वेस्टिंग टाइम। Explain the meaning of statement electric charge of a body is quantized। Electric charge of a body is quantized। चलो पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो क्वांटाइजेशन, थियोरी ऑफ क्वांटाइजेशन। नाउ व्हाट वी नो इज ईच पार्टिकल आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हमको ये पता है कि मैं इलेक्ट्रॉन का बना हूँ, ये पेंसिल इलेक्ट्रॉन का बना है, ये कैमरा इलेक्ट्रॉन का बना है, सब कुछ इलेक्ट्रॉन। ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ऑलराइट, नाउ इलेक्ट्रॉन से छोटा क्या है? इंडिपेंडेंट
चार्ज के मामले में इलेक्ट्रॉन से छोटा है हमें नहीं पता। इलेक्ट्रॉन भी बने हुए हैं क्वार्क्स के, क्वार्क्स एंटी क्वार्क्स, देयर इज अ कॉन्सेप्ट, क्वार्क्स के बने, उससे छोटा क्या पार्टिकल हमें पता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होगा, उसका भी चार्ज हम ई के फॉर्म में बताएंगे। सो जब इंडिपेंडेंट चार्ज की बात आती है तो सबसे छोटी चीज हमें जो पता है वो है इलेक्ट्रॉन। तो अब एक चीज है, वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन से बनी है, 2 इलेक्ट्रॉन से बनी है, या 10 इलेक्ट्रॉन से बनी है, 50 इलेक्ट्रॉन से बनी है, हजारों इलेक्ट्रॉन से बनी है। उनका चार्ज की बात किया जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखो, लीनियर रिलेशनशिप, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 19 कूलम, तो 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, 5 टाइम्स ई। सो क्वांटाइज थियरी बेसिकली टेल अस दैट चार्ज ऑफ एनी पार्टिकल of any matter can be represented as any where n is an integer। any में n इंटीजर मतलब आप 1 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज पा सकते हो, आप 5 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज पा सकते हो, आप कभी भी हाफ इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज नहीं पा सकते, कभी नहीं हो सकता है, आधा इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज नहीं हो सकता, एंड दैट्स व्हाट क्वांटाइजेशन मीन। Alright, now let's come to the next point. Why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic is implies large scale charges? When we discuss about large scale charges, then comes the concept of quarks, because large scale charges में इलेक्ट्रॉन कभी भी स्टेबल नहीं होता है, कोई भी थ्योरी में इलेक्ट्रॉन कभी भी स्टेबल नहीं होता है, हमेशा इधर उधर, वो खुराफाती है, तुम्हारे जैसा मेरे जैसा खुराफाती है, वो कहीं एक जगह रुकता नहीं है, हमेशा मोबिलाइज होता है, भागता रहता है। तो जब हम स्टडी कर रहे हैं बहुत सारे चार्जेस की, तो वो पता करना बहुत मुश्किल है कौन कहाँ भागा, कौन कहाँ जा रहा है। इस केस में half of the quarks can belong to other side, half of the quarks can belong to the side where we are analyzing the matter. So जब बड़े पैमाने पे एनालिसिस हो रहा है, इन दैट केस क्वांटाइजेशन कैन बी इग्नोर्ड। न्यूमेरिकली अगर मैं समझाऊं तो इफ n is let's say 10 power 19, then any will be left with us that 1.6, which is not integer. n is integer but because वो बहुत बड़ा है और चार्ज, अब बहुत सारे चार्ज एक साथ आ गए, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 अज्यूम करना ही गलती है एक तो, क्योंकि वो एनर्जाइज होगा, एनर्जाइज चार्ज कभी भी 1.6 10 पावर माइनस 19 नहीं होगा जब बड़े पैमाने पर डिस्कशन होता है। एंड दैट्स व्हाई वी कैन टेक अप्रोक्सीमेशन इन टर्म्स ऑफ क्वांटाइजेशन दैट इट इज़ नॉट क्वांटाइज्ड। लेकिन अगर सूक्ष्म तरीके से समझा जाए तो क्वांटाइजेशन बहुत ही सॉलिड कॉन्सेप्ट है और वो ट्रूथ है, वो हमारा सत्य है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, चार्जेस अपीयर ऑन बोथ। A similar phenomena is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के साथ इसको जोड़ के दिखाइए। ये क्या बोल रहा है कि आपने एक ग्लास रॉड ले ली, फर्ज करो ये ग्लास की रॉड नहीं है लेकिन मान लो ये ग्लास की रॉड है, और आपने एक क्लॉथ लिया, सिल्क क्लॉथ। तो ये सिल्क का क्लॉथ है, ये ग्लास की रॉड है। आपने क्या किया, आपने इसको रब किया। इस एक्सपेरिमेंट के बाद आप क्या देख रहे हो, पा रहे हो, ढूंढ रहे हो, पता कर रहे हो कि इस पे कुछ चार्ज आया और इस क्लॉथ पे भी कुछ चार्ज आया। तो अल्टीमेटली कुछ चार्ज निकला, बना कहां से? तो इस प्रोसेस को आप जोड़ के दिखाओ या कनेक्ट करो विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मैं शब्दों में बता रहा हूं। इट स्टेट्स दैट चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी जनरेटेड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड। चार्ज को ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना तो आप बना सकते हो, लेकिन वो ट्रांसफर हो सकता है। तो इस प्रोसेस में तो सर आप ऐसा बोल रहे हो कि क्लॉथ की रॉड पे चार्ज आया तो कहाँ से बना, या
क्लॉथ पे चार्ज आया तो कहाँ से बना? तो बेटा ध्यान से समझो, देखो इधर ध्यान से आ जाओ, देखो कांच की रॉड लिया आपने, क्लॉथ लिया, जब रब किया तो फ्रिक्शन की वजह से कांच के रॉड के इलेक्ट्रॉन क्लॉथ पे ट्रांसफर होंगे। फ्रिक्शन की वजह से ये एनर्जी, जो मैं लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा था, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, वो भागने का काम करता है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से उसको एनर्जी मिलेगी और वो एनर्जी मिलने की वजह से वो जल्दी से छलांग लगा के भाग जाएंगे क्लॉथ पे। सो बेसिकली अल्टीमेटली हमने क्या पाया? हमने ये पाया कि ये कांच की रॉड है और ये मेरा क्लॉथ है। जब मैंने रब किया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज पाया गया और थोड़ी देर और उतना ही नेगेटिव चार्ज इस पे पाया गया। और मेन रीज़न ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एनर्जी ट्रांसफ़र। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रॉन कांच की रॉड से भाग के क्लॉथ पे चला गया। सो इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चार्ज से कैसे सोचेंगे? तो सोचो, जब ये फ्रिक्शन नहीं लगाया था, पहले जब ये प्रोसेस नहीं किया तो इस पे जीरो चार्ज, टोटल चार्ज जीरो मान लो, टोटल चार्ज जीरो। सो let assume total charge is 0 before the experiment. You started experimentation and what you are finding is this has become positively charged, the rod, and this has become negatively charged. While this experiment, rod will become positively charged and cloth will become negatively charged, but this both charge will be exactly equal because but these charges are exactly equal. कैसे सर इक्वल? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन भागा यहाँ पे, तो यहाँ पर भागा, यहाँ से भागा इसलिए पॉजिटिव, जितने भागा उतना ये नेगेटिव, तो ये जितना पॉजिटिव ये उतना नेगेटिव, दोनों को वापस जोड़ेंगे तो टोटल चार्ज विल बी जीरो। हैंस टोटल चार्ज इज स्टिल जीरो, which matches with energy conservation of charge or which matches with conservation law of charge. And that's all for today's discussion. मज़ा आया होगा? कमेंट में फीडबैक बताओ, किस तरह से आगे बढ़ेंगे ये मैं डिसाइड करूँगा, बातचीत करेंगे। आ जाना नेक्स्ट सेशन में, नए प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, नया कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं उसको डिलीवर भी करूँगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर।